मैं हूं कथावाचक और स्वागत है आपका कथालोक में। आज हम आपके लिए बेताल पच्चीसी की श्रृंखला का दूसरा भाग लेकर आए हैं, जिसमें हम आपके सामने कुछ और कथाएं प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कथा है सोम प्रभा की। सोम प्रभा एक बहुत ही सुंदर तथा बहुमुखी प्रतिभा से धनी एक लड़की थी। उसके पिता, भाई तथा माता तीनों उससे बहुत ही खुश थे और उसकी शादी धूमधाम से करना चाहते थे। परंतु उसी गांव में एक बहुत ही भयानक राक्षस रहता था, जिसने उस परिवार को चेतावनी दी थी कि वो एक दिन सोम प्रभा को अगवा करके ले जाएगा, और इस बात से पूरा परिवार बहुत परेशान था। कुछ समय बाद सोम प्रभा के पिताश्री एक यात्रा कर रहे थे। तभी उन पर डाकुओं के गिरोह ने हमला कर दिया। थोड़ी ही देर में वहां एक योद्धा प्रकट हुआ, जिसने अपनी जांबाजी से उस डाकुओं के गिरोह को मार भगाया। उसकी जांबाजी से खुश होकर सोम प्रभा के पिताजी ने उसके सामने अपनी बेटी के रिश्ते का प्रस्ताव रखा, जो कि उस योद्धा ने स्वीकार कर लिया। वहीं दूसरी तरफ सोम प्रभा की माता श्री की मुलाकात एक कवि से हुई, जिसने सोम प्रभा की खूबसूरती पर खूब कविताएं लिखी थी। उससे खुश होकर माताजी ने उसको रिश्ते का प्रस्ताव दिया, जो उसने भी स्वीकार कर लिया। और वहीं तीसरी तरफ सोम प्रभा के भाई की मुलाकात एक अभियंता से हुई, जिसने एक बहुत ही सुरक्षित तथा विशाल विमान बनाया था, और भाई के कहने पर सोम प्रभा के रिश्ते का प्रस्ताव उसने भी स्वीकार कर लिया। जब शादी का दिन आया तो तीनों प्रस्तावक इकट्ठा हुए। अब सोम प्रभा की बारी आई अपना वर चुनने की। तभी अचानक वहां भयानक आवाज हुई और अट्टहास करते हुए राक्षस प्रकट हो गया। उसने तुरंत सोम प्रभा का हाथ पकड़ा और उसे अगवा करके अपने साथ लेकर चलता बना। तीनों युवकों ने यह निर्णय किया कि वो सोम प्रभा को बचाने उसके पीछे जाएंगे। कवि को यह पता था कि वो राक्षस कहां रहता है, तो अभियंता के विमान में तीनों बैठे और तुरंत राक्षस की गुफा के बाहर जा पहुंचे। योद्धा ने अपनी शारीरिक क्षमता दिखाते हुए उस गुफा के मुख पर रखी चट्टान को हटाया और राक्षस को चुटकियों में मार गिराया। सोम प्रभा को लेकर तीनों सुरक्षित वापस लौट आए। तो बेताल ने अपनी कथा समाप्त करके राजा विक्रमादित्य से कहा कि हे राजन, तो अब ये बताओ कि सोम प्रभा को किसे अपने वर के रूप में चुनना चाहिए, उस योद्धा को, कवि को, या फिर उस अभियंता को जिसका वो विमान था? जल्दी बताओ राजन, वरना तुम्हारे सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। राजा ने कुछ पल सोचा, फिर बोले, हे बेताल, एक पति का धर्म होता है कि वो अपनी पत्नी की रक्षा हर हाल में करे। योद्धा ने अपनी पूरी शारीरिक क्षमता दिखाते हुए उस राक्षस से भिड़ा और उसको मार गिराया, तो उसने अपनी पत्नी की रक्षा करी। इस कारण से सोम प्रभा को उसे ही अपने वर के रूप में चुनना चाहिए। बेताल ने मुस्कुराहट राजन को दी और उनसे कहा कि हे राजन, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया, पर क्योंकि आपने मुंह खोला तो मैं तो चला। राजा विक्रम जब बेताल को पेड़ से उतारकर वापस चले तो बेताल ने अपनी दूसरी कथा शुरू की। तो ये कथा है राजकुमार वज्रमुक्ति की। राजकुमार वज्रमुक्ति की मित्रता अपने राज्य के दीवान के पुत्र से बहुत घनिष्ठ थी। एक दिन दोनों मित्र भ्रमण करते हुए भटक कर पास वाले राज्य के जंगल में जा पहुंचे, जहां पर राजकुमार वज्रमुक्ति की नजर पड़ी एक बहुत ही सुंदर युवती पर। उन्होंने जब उस युवती से उसका नाम, पता तथा पिता के व्यवसाय के बारे में पूछा तो युवती ने एक कमल की तरफ इशारा किया, फिर अपने कान को छुआ और फिर दांत उखाड़ने का अभिनय किया। इस पहेली से चकराकर राजकुमार वज्रमुक्ति ने अपने मित्र की तरफ देखा, जो कि पहेलियां सुलझाने में काफी निपुण था। तो मित्र ने मुस्कुराते हुए उनको बताया कि ये कर्णपुर में एक दंत चिकित्सक की पुत्री पद्मावती है। दोनों मित्र उसके ढूंढते ढूंढते उस युवती के घर पहुंचे और राजकुमार ने उसके पिता के सामने रिश्ते का प्रस्ताव रखा, जो कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। राजकुमार की मुश्किलें तब बढ़ी जब उन्हें पता चला कि कर्णपुर के राजा भी पद्मावती की सुंदरता से बहुत प्रभावित हैं और उससे शादी करना चाहते हैं। पहले तो यह बात पता चलने पर वज्रमुक्ति को बहुत क्रोध आया, परंतु फिर अपने मित्र की बात मानने पर उन्होंने सोचा कि इसको शांतिपूर्वक तरीके से निपटाया जाए। उनके मित्र ने एक चोर का वेश धरा और पद्मावती के गहने चुरा लिए, और फिर एक साधु का वेश धर के राजा के दरबार में पहुंचे और उनको गहने दिखाते हुए कहा कि देखिए राजा, जिस लड़की के ये गहने हैं उसने अपने हुस्न का प्रभाव मुझ पर डालने की कोशिश करी, तो वो लड़की अच्छी नहीं है। प्रमाण के तौर पर देखिए, मैं उसके गहने लेकर आया हूं। गहने देखते ही राजा एकदम क्रोध में भर उठे और उन्होंने तुरंत पद्मावती को देश निकाला दे दिया। देश निकालने के बाद पद्मावती ने खुशी खुशी वज्रमुक्ति से शादी करी
और दोनों एकदम खुश होकर साथ में रहने लगे। तो कथा समाप्त करके बेताल ने राजा विक्रम से फिर पूछा, हे राजन, तो ये बताइए कौन ज्यादा बड़ा पापी है, कर्णपुर के राजा, राजकुमार वज्रमुक्ति या फिर राजकुमार के मित्र? जल्दी बताओ राजन, वरना तुम्हारे सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। राजा विक्रम ने फिर सोचा और कहा, हे बेताल, राजकुमार वज्रमुक्ति अपने प्रेम की रक्षा कर रहे थे और उनके मित्र अपनी मित्रता का कर्तव्य निभा रहे थे। परंतु राजा ने बिना कुछ जाने, बिना तहकीकात किए, सिर्फ एक साधु के कहने पर पद्मावती के चरित्र पर शक किया और उसको तुरंत देश निकाला दे दिया। इस वजह से कर्णपुर के राजा ज्यादा बड़े पापी हैं। यह सुनकर बेताल ने हामी भरी और कहा, एकदम सही उत्तर राजन, पर तुमने मुंह खोला तो मैं तो चला। राजा विक्रम बेताल को लेकर फिर चले और फिर एक तीसरी कहानी शुरू हुई। तो राजन, ये कहानी है अयोध्या के राजा वीर केतु की। वीर केतु एक बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज्य में कुछ समय से एक चोर का आतंक फैला हुआ था, जिसे कोई भी पकड़ने में सक्षम नहीं हो पाया था। तो राजा ने एक दिन यह निश्चय किया कि वह खुद चोर का भेष बनाकर उस चोर को पकड़ने की कोशिश करेंगे। उसी राज्य में मन्ना नाम की एक बहुत ही सुंदर स्त्री रहा करती थी और उसके बारे में यह प्रचलित था कि वो बहुत सारे आवेदकों के प्रस्ताव ठुकरा चुकी थी। एक दिन उसकी मुलाकात एक युवक से हुई जिसने उसको खूब कलाबाजियां दिखाई और खूब प्रभावित किया। उसके भोलेपन तथा उसके हंसमुख व्यवहार से खुश होकर मन्ना ने उससे शादी करने के लिए हामी भर दी। उसी रात को राजा वीर केतु जब भेष बदलकर राज्य की गलियों में पहुंचे तो उनकी मुलाकात उसी युवक से हुई जो असल में वही आतंकी चोर था। बातों ही बातों में उनकी मित्रता हो गई और फिर चोर ने उनके सामने सच बता दिया कि वो राजा की सेना में भर्ती होना चाहता था, परंतु सेना में फैले भ्रष्टाचार के कारण वो ऐसा नहीं कर पाया। उसकी बात सुनकर राजा ने उसके सामने अपना असली रूप प्रस्तुत कर दिया और उसे बताया कि वो असल में राजा है उस राज्य के, और उसको गिरफ्तार कर लिया। जब सुनवाई शुरू हुई तो मन्ना के पिता ने प्रतिज्ञा ली कि वो उस युवक को किसी भी हाल में बचाकर रहेंगे, क्योंकि वो उनकी पुत्री से प्रेम करता है और उनकी पुत्री भी उससे शादी करना चाहती है। जब युवक को यह बात पता चली तो वह साथ ही हंसने भी लगा और रोने भी लगा। इधर दूसरी तरफ राजा वीर केतु ने पूरी कोशिश की अपनी सेना में फैले भ्रष्टाचार का पता लगाने की, और जैसे ही गुप्त रूप से उनको इस पूरी बात का पता चला, उन्होंने तुरंत उस युवक को रिहा कर दिया और उसे अपनी सेना का सेनापति बना दिया। कथा समाप्त करके बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, तो हे राजन, ये थी आज की कथा। अब आप ये बताओ कि वो युवक मन्ना के पिता की बातें सुनकर साथ ही साथ हंसने और रोने क्यों लगा? राजा विक्रम ने 2 पल को सोचा और फिर बोला, हे बेताल, वो युवक रोने इसलिए लगा क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वो मन्ना और उसके पिता के एहसानों को नहीं चुका पाएगा, क्योंकि अब तो उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। और वो हंसने इसलिए लगा क्योंकि उसे अपनी किस्मत पर विश्वास ही नहीं हुआ कि मन्ना और उसका परिवार उस जैसे व्यक्ति को मन्ना के वर के रूप में स्वीकार कर सकता है। ये बात सुनकर बेताल मुस्कुराया और बोला कि हे राजन, बिल्कुल सही बात कही आपने, पर आपने मुंह खोला तो मैं तो चला। और ये कहकर वो फिर उड़ गया। तो ये थी आज की कथा। अगली कथा के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक